The next one data structure is called views. Views कई तरह के होते हैं. आप यूजुअली इनके 3 डायमेंशन में नेम सुनेंगे. सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, मटीरियलाइज्ड व्यू. ठीक है. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन होते हैं. लाइक के व्यूज अगर एक टेबल से बना है कोई व्यू तो वो सिंपल व्यू कहलाता है. अगर कोई व्यू 2 और मोर देन 2 टेबल्स से बना है. व्यूज प्राइमरीली होते क्या हैं? दे आर जस्ट लाइक अ विंडो. ठीक है. अगर आपके पास कोई वॉल है, कोई दीवार है, उसके ऊपर आपकी लिमिटेड विंडो है तो सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर हिस्सा दिखाती है. जस्ट लाइक जैसे देखिए आप जितने डेटा डिक्शनरी व्यूज देख के आते हैं, DBA_XXX, all_XXX और user_XXX. सो टेल मी, क्या आपको पता है कि ये एक लाइक DBA_tables मेरे पास एक व्यू है जिससे आप तमाम टेबल्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. आप ये नहीं मुझे बता सकते कि भाई ये कितने बेस टेबल्स से मिला के क्या क्यूरीज के बिहाइंड चल रही है. ठीक है. इसमें कॉम्प्लेक्स क्यूरीज आजकल आप लोग SQL वगैरह भी पढ़े हैं तो लाइक उसमें ग्रुप क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, फिर उसके अंदर नेस्टेड क्यूरी होती है. उससे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिटिकल लाइक एनालिसिस करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले किए जा रहे होते हैं. व्यूज जस्ट लाइक आपका ओरिजिनल टेबल लोकेशन है, लेकिन आप सिर्फ चाहते हैं कि अगले को लोकेशन आईडी और कंट्री नेम नजर आए. बल्कि कंट्री के टेबल से कंट्री नेम और लोकेशन के टेबल से लोकेशन आईडी. वहां पे भी वेयर आपने कंडीशन लगाई हुई है. सो व्यू कोई भी पर्सन लिखेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वी, तो रन टाइम पे जो आपने क्यूरी चलाई हुई है एज कीवर्ड से लेके एंड तक, ये क्यूरी रन टाइम पे एग्जीक्यूट की जाएगी. रिजल्ट सेट पॉपुलेट किया जाएगा और आपको रन टाइम पे इसका रिजल्ट दिखा दिया जाएगा. व्यूज अपने पास कुछ चीज कीप नहीं करते. इनके पास कोई डेटा नहीं होता. इनके पास सिर्फ ये डेफिनेशन स्टोर होती है मेटा डेटा के अंदर. जब आप क्यूरी रन करते हैं, लाइक मैं लिखता हूं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वी, वी इज अ व्यू नेम, तो उस वक्त रन टाइम पे क्यूरी चला के आपको रिजल्ट दिखा दिया जाएगा. हाँ, सिंपल और कंपाउंड व्यू विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर है. अगर 2 या 2 से ज्यादा टेबल से मिला के व्यू बन रहा है तो ये कंपाउंड व्यू है, अदरवाइज ये सिंपल व्यू है. अगर कोई कंप्यूटेड कॉलम लाइक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 या उसके ऊपर आपने कोई नल NBL का फंक्शन लगाया हुआ है, एवरेज का फंक्शन लगाया हुआ है, अपना बिल्ट इन फंक्शन या अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन लगाया हुआ है, तो देन ये कंपाउंड व्यू बनेगा. एल्स ये सिंपल व्यू होता है. व्यू यूजुअली अपने बेस टेबल के ऊपर अपडेट, इंसर्ट, डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने कांस्टेंट लगाया होता है. लेकिन व्यू में बाय नेचर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर व्यू सिंपल व्यू हो या आप इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, एक ट्रिगर होता है जस्ट लाइक जैसे इंसर्ट का ट्रिगर है, अपडेट का, डिलीट का है, इसी तरह से एक ट्रिगर होता है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर. अगर वो लगाओ तो व्यूज इजीली इवन के कॉम्प्लेक्स टेबल से भी बन के आए हैं तो अपने बेस टेबल्स को अपडेट कर सकते हैं. ठीक है. बहरहाल बाय डिफॉल्ट व्यूज आर नॉट कैपेबल एनफ कि वो अपने टेबल को अपडेट करें क्योंकि ये आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है इसके ऊपर. एल्स बाय नेचर ये काम किया जा सकता है. अगर जब आप व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो यहां पे कांस्टेंट एट दैट टाइम पे लगाया जाता है रीड ऑनली का. कीवर्ड एंड पे लिख दिया जाता है रीड ऑनली. इसका मतलब होता है कि आप कल को इस व्यू के ऊपर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकेंगे ताकि इसका बेस टेबल मॉडिफाई ना हो. ठीक है. हाँ, MVs आर समथिंग एल्स. मटीरियलाइज्ड व्यूज. मटीरियलाइज्ड व्यूज इज अ न्यू वन टाइप ऑफ व्यूज. रेप्लिकेशन में यूज होते हैं एंड सो मेनी अदर पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. MVs मटीरियलाइज्ड व्यूज क्या करते हैं? लाइक अ टेबल दे वुड स्टोर योर डेटा. आपने यहाँ पे जो एनालिटिकल एनालिसिस लाइक जो भी ऑपरेशंस किए हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के, वेरिएंस के, प्लस के, माइनस के, वो सब के सब एक रन टाइम पे टेबल बनेगा, उसमें जाके सब चीजें स्टोर हो जाएंगी. होगा वो व्यू, लेकिन वो फिजिकली रिकॉर्ड सेव करेगा अपने पास. फायदा क्या होगा? बार बार आपको एक क्यूरी चला के रन टाइम पे एनालिटिकल एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा. लेकिन व्यूज फिर MVs जो होते हैं उनको रिफ्रेश करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको फिर ट्रंकेट करना, उनको रीपॉपुलेट करना, ये सारा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. जहां तक व्यू की बात है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नेम आगे एज सेलेक्ट के बाद पूरे का पूरा क्लॉज. यू कैन इजीली क्रिएट अ व्यू फ्रॉम दैट वन. देन फ्यू थिंग्स. नंबर 1 इज कॉल्ड सीक्वेंस. जस्ट लाइक जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में आइडेंटिटी कॉलम,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऑटो नंबर पढ़ के आते हैं, तो ओरेकल में उस चीज को यहां पे कहा जाता है सीक्वेंस। ओरेकल का सीक्वेंस बहुत पावरफुल, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट होता है। ये एक या एक से ज्यादा टेबल्स में कॉन्करेंटली इंसर्शन किसी भी टाइम, इसका काम होता है यूनिक आईडी जनरेट करके देना, यूजुअली नंबर टाइप का, ठीक है, नंबर टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव, साइंड और अनसाइंड दोनों नंबर जनरेट करके आपको देना, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस में होता क्या कुछ है। सीक्वेंस, उसका नाम क्या है, किस स्कीमा से बिलोंग करता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं देंगे तो 1 × 10 की पावर +27, और मिनिमम वैल्यू नहीं देंगे तो -27। ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है। लिमिट अगर आपने अनलिमिटेड पे सेट कर दी तो लाइक आप कहते हैं इनिशियल, ये आपसे 3 चीजें मिनिमम लेता है। इनिशियल, कहां से शुरू किया जाए, कुछ नहीं देंगे तो 0 होगा। इंटरवल, कुछ नहीं देंगे तो 1 होगा, ठीक है। आपने यहां पे दिया हुआ ये इनिशियल वैल्यू शुरू करें 10 से, 10 के बाद अगली वैल्यू कौन सी हो, इंटरवल कितना 5 का, तो अगली कितनी होगी 15, 20, 25, कहां तक, मैक्स वैल्यू आपने कितनी दी हुई है 100। जब करते करते 100 आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर यहां पे साइक्लिक या नो साइक्लिक। साइकिल का मतलब होता है जब मैक्स वैल्यू आ जाए तो क्या दोबारा से नई वैल्यू जनरेट हो जाए, इसका काम है वैल्यू जनरेट कर देना। इसने ये नहीं देखना कि प्राइमरी की का कांस्टेंट लगा हुआ है जी 10 एक बार आ गई तो 10 दोबारा नहीं आ सकती, नो, इसका काम है सिर्फ यूनिक आईडी जनरेट करके दे देना, ये कर देगा अगर आपने साइक्लिक किया हुआ है। और अगर नो साइक्लिक है तो दोबारा अगर मैक्स वैल्यू आ गई वो एरर दे देगा, वो कहेगा कि उसके पास कोई और नंबर नहीं है जनरेट करने को, ठीक है। एंड इसी तरह से ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, अगर आप ऑर्डर्ड करते हैं तो ठीक है, 10 के बाद गारंटी होगी कि 15 जनरेट करेगा, 20 करेगा, 25 करेगा और इसी ऑर्डर में करेगा। एल्स आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि जी ठीक है इंटरवल 5 का है बट देयर इज नो गारंटी कि अगला नंबर क्या होगा। एंड देन कैशे या नो कैशे। कैशे का मतलब होता है कि जी 20 वैल्यूज, यहां पे आपने 20 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर अभी ये 10 15 जनरेट करके बैठा हुआ है तो अगली 20 वैल्यूज आने वाली मेमोरी में पहले से कैलकुलेट होके पड़ी हुई है। तो इसका फैक्ट ये होता है कि जो ऐसे टेबल जिन्होंने कंप्यूटर जनरेटेड रिसीट्स या कोई इस तरह की चीज निकालनी होती है वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कहां पे यूज किया जा सकता है, इंसर्शन के वक्त यूज किया जाता है। इसके 2 सूडो कॉलम्स होते हैं, लाइक सीक्वेंस का नेम डॉट करंट वेल एंड नेक्स्ट वेल। करंट वेल करंट वन वैल्यू को डिस्प्ले करता है, नेक्स्ट वेल हमेशा अगली यूनिक नंबर जनरेट करके देता है। अगर आपने गलती से भी यूं लिख दिया सेलेक्ट abc_seq डॉट नेक्स्ट वेल फ्रॉम डुअल तो क्या होगा, अगली वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अगर आप 10 बार ये क्यूरी चलाते हैं तो 10 बार अगला नंबर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट वेल जहां कहीं पे भी आपने सूडो कॉलम नेक्स्ट वेल का रेफरेंस दे दिया उसने अगली वैल्यू जनरेट कर देनी है, ठीक है। हर हालत में उसने अगली वैल्यू जनरेट आपको करके दे देनी है। अगर आप करंट वैल को कॉल करेंगे तो करंट वन वैल्यू दिखाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इंसर्शन में कॉल करें, अपडेशन में करें, डिलीशन में करें। बीइंग अ डीबीए एक चीज याद रखिएगा, वो क्या है जी, ये आपकी मशीन तो शट हो गई है। ये कब की चलाई हुई थी, गर्म हो गई, इसको ठंडी जगह पे रखें। असल में मसला नहीं, इसकी रैम आई थिंक सो लूज है, उसी वजह से वो फिर ऑटो पावर शट पे चला गया है। नहीं जी अभी रहने दें, अभी मैं चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, दूसरा देखिएगा, सीक्वेंस में बीइंग अ गुड डीबीए और डेवलपर एक चीज याद रखिएगा, सीक्वेंस से अगर किसी टेबल पे लगा हुआ है और किसी टेबल के ऑटो जनरेटेड आईडीज धड़ाधड़ जनरेट कर रहा है तो ये चीज याद रखिएगा कि देयर इज नो गारंटी। लाइक सीक्वेंस गारंटी देता है कि जी 10 के बाद 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, बट से जब 20 वाली रो इंसर्ट होनी थी उस वक्त कोई और कांस्टेंट वायोलेट हो गया और आपकी ये वाली इंसर्शन की कमांड एक्सेप्शन दे गई। उसके बाद 30 वाली जब रो इंसर्ट हो रही थी तो कोई और एक आधा ट्रिगर मसला दे गया, तो आपको टेबल के अंदर ये 20 वाली रो 30 वाली रो नजर नहीं आएगी, आपको 15 के बाद 25, 25 के बाद शायद 35 नजर आए, क्योंकि सीक्वेंस अपना काम कर रहा है, जो उसका काम है वो कर रहा है।
हाँ, टेबल में इंसर्शन ना हो पाए ड्यू टू एनी रीजन, एप्लीकेशन का मसला आ गया, किसी का कोई प्रॉब्लम आ गया, समथिंग एल्स, इसलिए सीक्वेंस की ऊपर बेस करते हुए कभी ये जहन में रख लें, ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि टेबल में बगैर कोई वैल्यू स्किप हुए सारे रिकॉर्ड पड़े होंगे, क्योंकि टेबल इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो ट्रांजैक्शन अपनी अपनी लाइक जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई उसने अपनी वैलिडेशंस करनी होती हैं, वो उस चीज के ऊपर बेस करती है, वो इसके ऊपर बेस नहीं करती। तो एक चीज के अगर टेबल में हमारे पास क्रिएट करते वक्त पहले से ही उसमें फैसिलिटी है ऑटो इंक्रीमेंट की, तो फिर हम सीक्वेंस में क्रिएट करते हैं, ये टाइम ज्यादा नहीं लेगा इंसर्शन के वक्त या रिट्रीवल? नहीं, देखिए टेबल के अंदर सॉरी दोबारा रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन। जस्ट लाइक कि एसक्यूएल में हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट का जब भी हम करते हैं आइडिया ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं, खुद ही करता रहता है। अगर हम सीक्वेंस क्रिएट कर रहे थे तो इंसर्शन के वक्त उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा नहीं? देखें, तुम्हारे पास कई तरीके हैं, जो आप बात करें वो एप्लीकेशन कोड लेवल की बात है। प्रॉब्लम ये आता है कि सीक्वेंस बाजू का बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये इतना इजी नंबर नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारी अपनी रिसीट जनरेशन जो है वो थ्रू सीक्वेंस हो, कंप्यूटर की रिसीट जनरेशन आईडी वो लंबा चौड़ा होगा, 6 डिजिट का, 8 डिजिट का, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि उसने मल्टीपल टेबल्स में इंसर्शन करनी है तो फिर आपके पास इसके अलावा कोई और वे रह नहीं जाता। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? अगली 20 आने वाली वैल्यूज प्री कैलकुलेटेड है, नंबर 1। एक सीक्वेंस को आप एक से ज्यादा टेबल्स में यूज करें। जो आप अपनी बात कह रहे हैं वो उस वक्त तक मैटर नहीं करती जब कोई VLDB या VLTB या जहां पे किलो ट्रांजैक्शंस, के ट्रांजैक्शंस या M ट्रांजैक्शंस ना हो। ऐसी डेटाबेसेस जिसमें किलो ट्रांजैक्शंस या जहां पे मेगा ट्रांजैक्शंस पर सेकंड होनी होती हैं, वहां पे ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। वहां पे आपका एप्लीकेशन कोड कैशिंग नहीं करेगा, उतनी कैशिंग नहीं करेगा जितनी कि ये करके आपको दे देगा। लेट्स से टेलीकम्युनिकेशन है तो कॉल हो रही है एक वक्त में मिलियंस या बिलियंस हाँ। कॉल कर रहे हैं। अब आपने अगर इंसर्शंस करनी है तो आपका जो ऑटो कोड या कोई इस तरह का नंबर लगा हुआ है, ऑटो कोड में भी क्या है, उसको पहले लास्ट इंसर्टेड नंबर का पता होगा तो उससे अगला नंबर जनरेट करके देगा। आप टेबल से एक बार सेलेक्ट चला रहे हैं मैक्स वैल्यू की, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर इंसर्शन कर रहे हैं, यहां पे वो क्या गारंटी दे रहा है? वो टेबल को टच ही नहीं कर रहा, उसका टेबल से कोई कंसर्न ही नहीं है, उसके नेक्स्ट वैल्यू एंड करंट वैल्यू को पता है कि अगला कौन सा नंबर जनरेट करना है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ये ज्यादा बेहतर है। जो आप अपने केस की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लेथार्जिक काम है। देन हमारे पास न्यू वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड टेम्प टेबल। आम टेबल्स के ऊपर जब एनालिटिकल एनालिसिस, वैसे तो ये होता है कि एनालिटिकल एनालिसिस अगर करना हो तो आप क्यूब्स, डायमेंशंस, हायरार्की सेपरेट बनाते हैं, टेबल का क्यूब बनाते हैं, उसमें सारे डीनॉर्मलाइज्ड टेबल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको चंद एक ऐसे ऑपरेशंस अपने OLTP डेटाबेस पे भी करने पड़ते हैं, तो फिर उसके लिए क्या करें? क्रिएट टेम्प टेबल। ये ऐसे टेबल्स होंगे जब आप लॉग आउट होंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, या जब आपकी क्यूरी खत्म हो गई, आंसर आ गया तो खत्म हो गए। ये दो तरह के होते हैं, एक को हम ग्लोबल टेम्परेरी कहते हैं, एक को हम लोकल टेम्परेरी कहते हैं। सिंटेक्स इनका ये होता है क्रिएट, अगर मैं खाली इतना लिखता हूं, ग्लोबल कीवर्ड नहीं लिखता, और ऑन कमिट ये भी नहीं लिखता, क्रिएट टेम्परेरी टेबल, टेबल का नाम एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो जैसे ही आपका ये पूरी क्यूरी एंड होगी, साथ ही टेबल भी टेम्प टेबल वॉश हो जाएगा। ये हमेशा टेम्प टेबल स्पेस में बनता है। टेम्प टेबल के ऊपर आप इंडेक्स, व्यूज, ट्रिगर्स लगा सकते हैं। टेम्प टेबल के ऊपर कोई DML लॉक्स नहीं लगते। आपको पता है कि आम टेबल के ऊपर अगर आप कोई ऐसा चीज करने की टेम्प करेंगे, DML लॉक्स लग जाएंगे, एक इंसर्शन की, अपडेशन की, डिलीशन की, तो वो लॉकिंग हुई पड़ी होगी वहां पे, ठीक है। सो लॉक से बचाने के लिए ज्यादातर टेम्प टेबल यूज किए जाते हैं। हाँ, इसमें दो क्लॉजेस होते हैं। अगर आपने क्रिएट ग्लोबल टेम्परेरी, कीवर्ड ग्लोबल लिख दिया, तो ये कब खत्म होगा? जब आप लॉग आउट कर जाएंगे। और दूसरा क्लॉज होता है ऑन कमिट डिलीट रोज या ऑन कमिट प्रिजर्व रोज। अब यहां पे जी ऑन कमिट प्रिजर्व रोज, इसका मतलब है कि ये क्यूरी चलाने के बाद, आपको पता है ये क्रिएशन का काम है, जब भी कोई DDL की स्टेटमेंट होती है, चलने से पहले भी कमिट कॉल करती है, चलने के बाद भी ऑटो कमिट, आपको कमिट लिखने की जरूरत नहीं होती, खुद कॉल कर लेती है, ठीक है। तो क्या होगा जी, कमिट इवन के कॉल हो भी जाए फिर भी वो रोज प्रिजर्व करेगा। कब ये टेबल ड्रॉप होगा? जब आप लॉग आउट हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सर्वर से।
ठीक है, तो ये टेबल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। क्या टेबल का नाम है? एम्प्लॉयज टैम्प, और इसकी डेफिनेशन क्या है? एज सेलेक्ट टेस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज के अंदर जितने रोज जितने कॉलम्स हैं उतने रोज उतने कॉलम ही इसके अंदर, उसका पूरा डेटा एज इट इज इसमें कॉपीड है। तो ग्लोबल टेम्परेरी बनाने का ही फायदा है। ग्लोबल टेम्परेरी वंस आप बना लें, उसके बाद इसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट करें, व्यूज लगाएं, ट्रिगर लगाएं, हैवी एनालिटिकल एनालिसिस करें, इसमें इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन जितनी मर्जी करें, कोई लॉक्स किसी सूरत नहीं लगेंगे। और जब आपका सारा एनालिटिकल एनालिसिस खत्म हो जाए, बजाय ये कि आप लाइव टेबल, आपके ट्रांजैक्शनल टेबल हैं, आप डेटाबेस आपका कह लें, आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप अपने टेबल के ऊपर कोई एनालिटिकल वर्क करेंगे तो लॉक्स लग जाएंगे, लॉक्स लग जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन हॉल्ट हो जाएंगे। फिर क्या करें? कमांड ये चला के एक उससे नया टेबल बना लें, टेम्प टेबल, उसके ऊपर जो एनालिसिस करना है करें, करने के बाद रिजल्ट गेट करें, रिपोर्ट जनरेट करवा के उसे वॉश कर दें, बात खत्म। सो जी, इसके अलावा आपने ये आप इससे पहले पढ़ के आ चुके थे डेटा डिक्शनरी व्यूज, तो उसको मैंने टच नहीं किया। डेटा डिक्शनरी व्यूज के अंदर आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है लाइक DBA अंडरस्कोर XXX, ऑल अंडरस्कोर XXX एंड यूजर अंडरस्कोर XXX के नाम के डिफरेंट व्यूज वगैरह वो आपने पढ़े हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको डेटा डिक्शनरी वाले चैप्टर के अंदर एज अ होल वो सारे काम करवा दिए थे। ओके गाइस, नाउ अब